मैं डॉक्टर पप्पूराम कोली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद का उद्भव एवं कार्य और शक्तियों का वर्णन करेंगे। मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और मंत्रिमंडल का प्रधान इंग्लैंड के शासन सूत्र का सूक्ष्म केंद्र प्रधानमंत्री है। लॉर्ड मार्ले के अनुसार वह समान पद वालों में प्रथम है। लास्की के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम से अधिक किंतु तानाशाह से कुछ कम है। यदि मंत्रिमंडलीय शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर है। लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। विलियम हारकोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। रैमजे मोर ने लिखा है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक। प्रधानमंत्री का पद सन 1721 से प्रारंभ हुआ जब वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस पद का सबसे पहले उल्लेख सन 1878 ईस्वी में लॉर्ड बीकंसफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते समय किया। प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इंग्लैंड की अन्य अनेक संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ है। उसका वेतन प्रधानमंत्री के नाम से नहीं अपितु राजकीय के प्रथम लॉर्ड के वेतन का ही भाग समझा जाता है। सन 1937 ईस्वी के राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के पहले लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया और उसके अधिकारों के लिए 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। आज भी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के नाते कोई वेतन नहीं पाता। इसलिए प्रधानमंत्री की शक्ति और सत्ता कानूनेतर आधार पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद नियुक्त किया जाता है। यद्यपि अब तक ऐसे अवसर हुए हैं जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए 1963 में सम्राट द्वारा लॉर्ड सभा के सदस्य सर एलेक्स उगलसहोम को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया, किंतु इस नियुक्ति पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उस समय के अनुसार दल के द्वारा ही इस परंपरा को अपना लिया गया कि निर्वाचन के बाद और उसके बाद जब कभी दलीय नेता का पद रिक्त हो तब लोक सदन के दलीय सदस्यों द्वारा ही अपना नेता चुनने का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा दलीय नेता के स्वयं चुनाव की परंपरा को अपना लिए जाने से प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किए जाने के अवसर लगभग समाप्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए संसद सदस्य होना अनिवार्य है। इस संबंध में यह भी परंपरा स्थापित हो गई है कि प्रधानमंत्री लोक सदन से ही होना चाहिए, लॉर्ड सभा से नहीं। कीथ के शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसी कुलीन पुरुष का चुना जाना अब तक असाधारण सी बात हो गई है। उप प्रधानमंत्री पद ब्रिटेन में उप प्रधानमंत्री पद की स्थिति नहीं होती, लेकिन 1997 में जन प्रेस कोर्ट को उप प्रधानमंत्री बनाया गया तथा 2001 में उन्हें पुनः उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सैद्धांतिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और अन्य किसी मंत्री की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति महत्वपूर्ण है। जेनिंग्स ने इसी कारण प्रधानमंत्री को संपूर्ण विधान का आधारशिला बताया है। सर सिडनी लॉ ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में लिखते हैं कि संसद में निश्चित बहुमत के रहते
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री यह सब कार्य कर सकता है जिसको जर्मनी का सम्राट और अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह कानून से परिवर्तन कर सकता है, कानून से परिवर्तन कर सकता है, करारोपण कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। वह राज्य की सभी शक्तियों का निर्देशन कर सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मंत्रिमंडल का निर्माण। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट द्वारा की जाती है, किंतु जहां तक वास्तविकता का संबंध है, मंत्रियों की नियुक्ति में कोई हाथ नहीं होता और प्रधानमंत्री जिन किन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में नियुक्त करने की सिफारिश करता है, सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अनेक दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता, उनकी समाज सहन की भावना आदि का ध्यान रखना होता है, लेकिन अंतिम रूप से उस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। सामान्यतया ब्रिटेन में एक दलीय मंत्रिमंडल की परंपरा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दल से बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल में ले सकता है। वह संसद से बाहर के व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में ले सकता है यदि किसी विशेष कार्य को रोकने के लिए उसकी दृष्टि में वह सर्वाधिक उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, बाल्डविन ने 1984 में चर्चिल को वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया, यद्यपि उस समय चर्चिल को दल से महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी। 1966 में हेरल्ड विल्सन ने पैट्रिक गार्डर बकर को विदेशी विभाग के सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया, यद्यपि वह आम चुनाव में हार गया था। घटनाएं सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए स्वविवेक की प्रतीक हैं। न केवल सहयोगियों के चुनाव वरन उसके बीच विभागों के वितरण में भी प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जो निर्णय करता है, सामान्यतया उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पद अस्वीकृति का तात्पर्य न केवल संसद के उस कार्यकाल के लिए पद नहीं वरन सदैव के लिए ही मंत्रिमंडल से वंचित रहना और कभी कभी तो राजनीतिक जीवन की समाप्ति होता है। सर रॉबर्ट हार्व व्यापार मंत्रालय के प्रधान के रूप में अत्यंत सफलता के साथ कार्य कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने 1924 ईस्वी में बाल्डविन द्वारा दिए गए श्रम सचिव का पद अस्वीकार कर दिया, तो भविष्य में कभी किसी पद के लिए उनके नाम पर विचार ही नहीं किया गया। लेकिन चर्चिल और एमरी जैसे कुछ अपवाद भी हुए हैं। नंबर 2, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है वरन उसका समस्त कार्रवाई का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका नियंत्रण होता है। प्रत्येक मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रधानमंत्री की राय अवश्य लेता है और यह बात उसे मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक बना देती है। मंत्रिमंडल के निर्माण तथा नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का सर्वोपरि हाथ रहता है। यद्यपि मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गोपनीय किंतु स्वतंत्र विचार विमर्श की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और विवादास्पद विषय पर मतदान की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है, किंतु प्रधानमंत्री का विचार ही निर्णायक होता है और मंत्रिमंडल उसे अपने निर्णय के रूप में स्वीकार कर लेता है। नंबर 3, शासन पर नियंत्रण। सिद्धांत रूप में देश का शासन प्रमुख राजा है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। शासन पर नियंत्रण रखने हेतु उनके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। विभिन्न विभागों के मंत्रियों के मध्य स्तर करते हुए और विभिन्न विभागों के आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है। राजकीय
सम्मान प्रदान करने का कार्य सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। इसी प्रकार सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती हैं या उनके परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है। बिशप, राजदूत, न्यायाधीश, विभागीय प्रमुखगण, उपनिवेशों के गवर्नर, स्थायी आयोगों और बोर्डों के प्रमुख अधिकारी प्रधानमंत्री के कृपा पात्री होते हैं। नंबर 4, मंत्रिमंडल का अंत। विधि के अनुसार मंत्रियों को पदच्युत करने का अधिकार सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहार में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर ही करेगा। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों की पदच्युति या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वतः ही पूरी मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी। मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की शक्तियां भी सम्मिलित हैं। लास्की के शब्दों में, वह अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे तब और जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर सकता है। 15 सितंबर 1981 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर द्वारा 6 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया और 10 मंत्रियों के विभागों में भारी परिवर्तन किए गए। लास्की लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। नंबर 5, लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और वार्षिक आय व्यय तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ रहता है। सदन के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेता के परामर्श से वह संसद का समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है और दलीय सचेतक के माध्यम से वह दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है। प्रधानमंत्री सम्राट को लोक सदन विघटन करने की सिफारिश करता है और सम्राट साधारणतया उसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा लोक सदन का नेतृत्व किया जाने के कारण बजट सहित व्यवस्थापन का समस्त कार्य प्रधानमंत्री की इच्छानुसार संपन्न होता है और इसी कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अमेरिका राष्ट्रपति से भिन्न और उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। रैमजे मोर लिखते हैं, उसको इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त हैं कि संसार में अन्य किसी संवैधानिक शासक को, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। जब तक लोक सदन में उसके दल का बहुमत रहता है वह ऐसे कार्य करता है जो कि एक राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। वह विश्वास के साथ पहले से ही यह वचन दे सकता है कि अमुक संधि कर ली जाएगी और उसे संपुष्टि प्रदान की जाएगी कि संसद द्वारा अमुक कानून पास किया जाएगा अथवा अमुक धनराशि को स्वीकृति दी जाएगी। नंबर 6, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो न हो, परराष्ट्र संबंधों में सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व उसका ही समझा जाता है और व्यवहार में 1945 से 50 के काल को छोड़कर प्रधानमंत्री एटली का कार्यकाल सदैव ही वैदेशिक मामलों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता रहा है। उसके दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं वरन प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। नंबर 7, मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच संपर्क स्थापित करता होता है। मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंधी
अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है और इनके संबंध सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। 19वीं सदी तक प्रधानमंत्री की उपेक्षा करके अन्य मंत्री सम्राट से सीधा संबंध स्थापित कर लेते थे, लेकिन आजकल ये परंपरा हो गई है कि अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सहमति से ही सम्राट से भेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का यह सामान्य सा प्रतीत होने वाला कार्य व्यवहार में पर्याप्त महत्व रखता है। नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। सन 1929 में मैकडाइमंड ने अमेरिका राष्ट्रपति हावर के साथ बार बार वार्तालाप करके इंग्लैंड तथा अमेरिका के बीच संबंध स्थापन में प्रशंसनीय सहयोग दिया था। चैम्बरलेन ने हिटलर से वार्तालाप कर म्यूनिख समझौता पर हिटलर के हस्ताक्षर करवाए थे। यद्यपि उस समय विदेश मंत्री पद पर लॉर्ड हेनीक्रेस्ट थे। इस प्रकार द्वितीय युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल, 6 बार अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा 2 बार रूस के सर्वोच्च नेता स्टालिन से मिलने के परिणाम स्वरूप ही मित्र राष्ट्रों की युद्ध नीति निश्चित हो सकी थी। नंबर 9, राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह भी कार्य है कि वह राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित रखे और महत्वपूर्ण विषयों में उनसे परामर्श लेता रहे। 1973 के आरंभ में ब्रिटेन द्वारा यूरोपियन आर्थिक समुदाय की जो सदस्यता प्राप्त की गई, उसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड विल्सन और एडवर्ड हीथ के द्वारा अनेक बार राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित किया गया, जिससे आर्थिक समुदाय की सदस्यता के साथ राष्ट्रमंडलीय हितों की भी रक्षा की जा सके। राष्ट्रमंडलीय देशों के विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री समय समय पर उनका सम्मेलन बुलाते रहते हैं। इन सम्मेलनों की आवश्यकता भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही करते हैं। नंबर 10, प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है वह यह है कि वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं, वरन अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। 1945 का आम चुनाव मजदूर दल के द्वारा चर्चिल के नाम पर ही लड़ा गया था और अनुदार दल का प्रमुख नारा था, उसको युद्ध का अधूरा काम पूरा करने दो। ये बात 20वीं सदी के सभी ब्रिटिश चुनावों के संबंधों में कही जा सकती है। जून 2000 ईस्वी के संपन्न लोक सदन के आम चुनावों में जनता जिनका वो उस बात का निर्णय करना था, वह प्रधानमंत्री के रूप में टोनी ब्लेयर को चाहते हैं या विलियम हैग, तथा जनता ने टोनी ब्लेयर के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया। जेनिंग्स के शब्दों में, सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन है। डुलमुल मतदाता जो चुनाव परिणाम निश्चित करते हैं, वे न तो किसी दल का समर्थन करते हैं और न ही किसी नीति का, वरन वे एक नेता का समर्थन करते हैं। लास्की ने इन चुनाव परिणामों के बारे में लिखा है कि इस प्रकार की चुनाव बाजी से प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है और इसलिए जब तक वह प्रधानमंत्री रहता है, उसका कोई सहयोगी उसका मुकाबला करने का साहस नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान, संसद का नेता, सामान्य नीति से संबंधित विषयों पर सम्राट से विचार विनिमय करने का माध्यम, देश में दल का सर्वमान्य नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होता है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति। प्रधानमंत्री पद के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल में या अपने सहयोगियों के बीच में प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है। इस संबंध में परंपरागत रूप से प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा जा सकता है। लॉर्ड मार्ले ने
उसे समान पद वालों सहयोगियों में प्रमुख भी कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मार्ले के वाक्यांश समकक्षों में प्रथम को ही वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं समझा जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम नहीं वरन मंत्रिमंडल का अधिपति ही कहा जाना चाहिए। रैमजे मोर इसी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहना सर्वदा भ्रममूलक है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय का अधिपति होता है, उसे जीवन देता है और उसका संहार करता है। वह बहुमत दल का नेतृत्व करता है, उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है और लोक सदन का नेतृत्व करता है। इन सब कारणों से अपना मंत्री उनकी बराबरी नहीं करते। सर विलियम हारकोर्ट ने प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा है। डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि प्रधानमंत्री केवल सामान्य श्रेणी वालों में प्रथम ही नहीं है और न ही केवल हारकोर्ट से शब्दों में सितारे के बीच चंद्रमा ही है, वह सूर्य के सदृश है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते रहते हैं। वर्तमान समय में ब्रिटिश मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक दलों की नीतियों के आधार पर नहीं वरन उसके नेता के व्यक्तित्व के आधार पर करते हैं। इस प्रकार सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन हो गया है और इससे प्रधानमंत्री को अपने साथियों पर छा जाने का अवसर मिलता है।